वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ स्ट्रक्चर। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर, उसके प्रोग्राम, उसके कंसेप्ट और साथ ही साथ प्रोग्राम के आउटपुट भी आपको प्रोवाइड कर दूं। ओके, चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो अलग अलग डेटा टाइप को कलेक्ट करता है। अब अलग अलग डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं आपको बता दूं। अलग अलग डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो सपोज़ करिए कोई एक पर्सन है, तो उस पर्सन अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है वो पर्सन, तो उसकी कोई आईडी होगी, उसका कुछ ना कुछ एज होगा जो क्राइटेरिया होगा, और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने बात करी है, पहली कौन सी आईडी, दूसरी कौन सी उसका एज, और तीसरा उसका नाम, ये तीनों अलग अलग डेटा टाइप है। आईडी इंटीजर हो सकती है, एज हो सकता है फ्लोट हो, नेम हो सकता है क्या कैरेक्टर अरे यानी स्ट्रिंग हो। तो अगर हमें इन तीनों चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में रैप करना है तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है क्या स्ट्रक्चर। क्या प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हालांकि हमने पढ़ा है क्या अरे। अरे एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एक ही तरह का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर एक क्या होता है अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि सपोज करिए एक इंटीजर हमने क्या ले लिया है आईडी, इंटीजर क्या ले लिया आईडी। ठीक है, फ्लोट में हमने ले लिया है एज, फ्लोट में हमने क्या ले लिया है एज, और कैरेक्टर अरे ले लिया है यानी स्ट्रिंग लिया है हमने नेम। क्या लिया है नेम। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में रैप किया जाए, क्या किया जाए एक सिंगल यूनिट में रैप यानी बाइंड अप किया जाए, तो उसे बोलते हैं क्या स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा रैप कर देने से, एक बाइंड कर देने से स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। इसके अलावा जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो इसका कुछ ना कुछ हमें नाम देना होता है। तो सपोज करिए हमने इसका नाम दे दिया क्या EMP। क्या नाम दे दिया EMP। तो EMP एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास 3 मेंबर हैं, पहला आईडी, दूसरा एज, तीसरा उसका नाम। ये तीनों का अलग अलग डेटा टाइप है। ऐसा नहीं है कि एक तरह के डेटा टाइप को हम कलेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी यही है कि ये अलग अलग डेटा टाइप को कलेक्ट करता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसके पास ये जो डेटा है, तो इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे। क्या बोला मैंने, इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल हमें 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो हम यहीं पर EMP और ऐसे यूज़ कर लें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये E बनाया है ये क्या है स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या है भाई स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, ये पहला तरीका है स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का। दूसरा तरीका है कि हमने अगर मेन फंक्शन बनाया है, जैसे लिखा हमने वॉइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख दें स्ट्रक्ट EMP E1। ठीक है, तो ये भी कहलाता है क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये भी क्या कहलाता है स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम यहां पर EMP ना लगाएं, EMP ना लगाएं, तो भी ये कहलाता है स्ट्रक्चर वेरिएबल, तब भी ये स्ट्रक्चर वेरिएबल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर को कंपाइलर तभी कंप्लीट मानता है जब उसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया गया हो। किससे टर्मिनेट किया गया हो भाई सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया गया हो। तो जब भाई हम सेमी कॉलन लगाएंगे तभी कंपाइलर ये समझेगा कि भाई ये स्ट्रक्चर है। अब बोलोगे सर अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल हम ना बनाएं, जैसे हमने यहाँ पर E बनाया है, यहाँ पर E1 बनाया है, क्यों? क्योंकि 2 सेम नेम से स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनेंगे। तो अगर हम सर यहाँ पे ना बनाएं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम हटा दें, तो भैया अगर आप हटा दो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा दो। क्या करो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दो। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल है जो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करता है। पर अगर हम उसको स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के समय पर नहीं लगाते तो हमें स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। अब देखो भाई, स्ट्रक्चर हमने बनाया कहाँ मेन फंक्शन के बाहर। कहाँ बनाया
मेन फंक्शन के बाहर। तो पूछोगे क्या सर हम इसे मेन फंक्शन के अंदर बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये स्ट्रक्चर हम मेन फंक्शन के अंदर बनाएं तो सी उसे परमिट करती है, सी उसे अलाउ करती है, ठीक है ना। तो जब भी अगर आप चाहेंगे कि भैया स्ट्रक्चर को हम मेन फंक्शन के इनसाइड या आउटसाइड बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पूछोगे कि सर यहाँ पर जो हमने लिखा था ई और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो भाई, अगर ऐसा है कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं वो वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तब आप यहाँ पर ये वाला यूज़ करिए, बेहतर होगा। और अगर आप फिक्स्ड हैं तो आप ये वाला यूज़ करिए। तो जब कभी भी स्ट्रक्चर के मेंबर फिक्स्ड होते हैं तो हम ये प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं, और जब हमें फिक्स्ड नहीं होता तो हम ये प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं है कि आप करोगे, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बेहतर तरीका होता है कि आप जब स्ट्रक्चर में मेंबर फिक्स्ड हो तो कौन सा यूज़ करो, और जब मेंबर फिक्स्ड नहीं है तब कौन सा आप यूज़ करिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो अब आपने 3 चीज़ें देख ली कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसे मेन फंक्शन के इनसाइड या आउटसाइड बना सकते हैं या नहीं। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक हमने स्ट्रक्चर की जो ये मेंबर हैं इन्हें एक्सेस नहीं किया, इन्हें क्या बोला मैंने? एक्सेस नहीं किया। तो भाई इन्हें कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इन्हें एक्सेस करने के लिए 3 ऑपरेटर होते हैं। एक होता है डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा पॉइंटर के साथ डॉट ऑपरेटर, जिसे इनडायरेक्शन ऑपरेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है एरो ऑपरेटर या डायरेक्शन सिलेक्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो 3 ऑपरेटर हैं इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए कि हम इसके जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उसे कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए 3 ऑपरेटर हैं। तो इन तीनों ऑपरेटर को एक हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तीनों ऑपरेटर को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर को ऑपरेटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे कि बनाते आ रहे थे, स्ट्रक्ट EMP, और यहाँ पर एक इंटीजर ID ले लिया हमने, ठीक है ना। ये क्या बना लिया? एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसे सेमीकोलन से कर देना है क्या? टर्मिनेट, ठीक है। अब मेन फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड मेन, और यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना आपको आता है, स्ट्रक्ट EMP ई नाम से बना लिया, ठीक है। और एक हम स्ट्रक्चर वेरिएबल और बना लेते हैं, यहीं पे कॉमा करके बना लेता हूँ, पॉइंटर टाइप का, ठीक है। ये हमने 2 बना लिए। और पॉइंटर बना है तो किसी न किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। हमने ई का एड्रेस उसको दे दिया। किसका एड्रेस भाई? ई का एड्रेस उसको दे दिया, ठीक है। ये पॉइंटर के कैसे होल्ड करता है ये आप पॉइंटर का वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें इसे मेंबर को एक्सेस करना है। अभी हमने आईडी को कहीं भी एक्सेस नहीं किया, जो इसका मेंबर है स्ट्रक्चर का उसे हमने एक्सेस नहीं किया। तो एक्सेस करेंगे कैसे? e.id इज इक्वल टू 101। ये हमने आईडी को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज कितने तरीके से करते हैं मैं अभी समझाऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि जब कभी भी हम स्ट्रक्चर मेंबर को कोई एक वैल्यू देते हैं, चाहे यूज़र के थ्रू दे रहे हो चाहे यहीं पर दे रहे हैं, उसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करते समय मैं तीनों ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। जैसे हमें प्रिंट करना है प्रिंट f %d, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली e.id प्रिंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू id को ई स्ट्रक्चर वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आईडी को ई स्ट्रक्चर वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं। फिर हम कर सकते हैं प्रिंट एफ %d, और यहाँ पर जो पॉइंटर ptr है वो ऐसे भी आईडी को एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? पॉइंटर ptr पॉइंटर के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके आईडी को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली ptr एरो आईडी का यूज़ कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू आईडी को एक्सेस किया, यहाँ पर स्टार के साथ इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ किया, और यहाँ पर हमने सिलेक्शन या एरो ऑपरेटर यूज़ किया। तो यहाँ पे हमें डॉट ऑपरेटर के थ्रू आउटपुट आएगा क्या, 101, क्या आएगा 101। यहाँ पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू आएगा 101, और यहाँ पर भी हमें सिलेक्शन ऑपरेटर के थ्रू या एरो ऑपरेटर के थ्रू आएगा 101। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इन तीनों ऑपरेटर का यूज़ हम स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं, आई थिंक आपको इस प्रोग्राम के थ्रू समझ में आया होगा। क्या होगा कि जब कभी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है जिसका नाम EMP से होता है। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उनके लिए एक सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो जब कभी भी हम उसके वेरिएबल से, वेरिएबल यानी उसको एक्सेस करने वाला कोई एक वेरिएबल जैसे ई बनाया था, उससे हम जाते हैं उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ से जब कोई चीज़ एक्सेस की जाती है तो वहाँ पर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर हम इन तीनों ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसको, आईडी को, या जो भी अलग अलग मेंबर हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि तीनों ऑपरेटर का यूज़ करके हम किस तरीके से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं। ओके, चलिए समझ लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर का मेंबर होता है उसे हम कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करना यानी स्ट्रक्चर के मेंबर को वैल्यू देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में बनाया था स्ट्रक्ट EMP। ठीक है, और यहाँ पर इंट आईडी लिया था। ठीक है, फ्लोट में एज ले लिया था, और कैरेक्टर अरे के रूप में यानी नेम ले लिया था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। ये हमने इसमें अरे स्ट्रक्चर जो भी बनाया था वो इन तीन मेंबर के साथ बनाया था। अब इसको हम इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, इनिशियलाइज। तो देखो भाई, पहला इनिशियलाइजेशन कैसा होता है, पहला इनिशियलाइजेशन ऐसा होता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, लाइक E1 नाम से बना लिया, तो आप यहीं पर इसे इसी ऑर्डर में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आईडी का 10 या 101 कुछ भी दे दीजिए, एज का 31.5 दे दिया, और यहाँ पर सपोज करिए नाम लिख दिया मेरा। ये तरीका होता है पहला इनिशियलाइजेशन का। पहला तरीका होता है कि आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के बनते साथ ही स्ट्रक्चर के मेंबर को उसी ऑर्डर में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप मेन फंक्शन में, वॉइड मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट EMP और E2 दे दिया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं E2 डॉट ID इज इक्वल टू 101, E2 डॉट एज इज इक्वल टू 31.5 एंड E2। अब देखिएगा भाई, जब भी कभी स्ट्रिंग देना होता है, ये कैरेक्टर अरे है, स्ट्रिंग है, तो अगर आप E2 डॉट यहाँ पर नेम लिख देंगे, और सपोज करिए ऐसा लिख देते हैं संजय। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो यहाँ पर जो टर्बो सी है वो एक एरर जनरेट कर देगा, दैट इज L वैल्यू रिक्वायर्ड। क्या जनरेट कर देगा, L वैल्यू रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर ऐसे इनपुट नहीं देना है, ऐसे असाइन नहीं करना है। इसके लिए एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग में मैंने पढ़ाया है हालांकि, strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी, और उसमें हम करेंगे E डॉट नेम कॉमा संजय। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि E डॉट नेम में जो भी नल स्ट्रिंग है उसमें संजय असाइन हो जाएगा। क्या होगा, संजय असाइन हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये दूसरा तरीका है। इसके लिए आप स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल अटैच कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम में। ये दूसरा तरीका है हमारा इनपुट लेने का यानी असाइन करने का। ये पहला तरीका मैंने बताया और ये क्या दूसरा तरीका। दो तरीके से हम क्या कर चुके हैं, इनिशियलाइज कर चुके हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को। तीसरा जो तरीका कॉमन तरीका है वो है स्कैनएफ के थ्रू, परसेंटेज ऑफ डी एम% ई डॉट आई डी, या फिर परसेंटेज ऑफ एफ M% ई डॉट एज, और एज यूजुअल परसेंटेज ऑफ एस M% ई डॉट नेम। तो ये आप कंसोल विंडो से यूज़र के थ्रू जब वैल्यू मांगना चाहेंगे, इसको मेंबर को वैल्यू देना चाहेंगे, तो ये हम इसके थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो तीन ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर को वैल्यू असाइन करते हैं। हालांकि इन तीनों को मैं सेपरेट प्रोग्राम में आपको बताऊंगा ताकि आपको सेपरेट प्रोग्राम के थ्रू समझ में आ जाए। आपको मैं जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूं वो सेपरेट के इसके अलग, इसके अलग और इसके अलग दे रहा हूं, तो उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, हाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँ कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं इन्हें यहाँ इनिशलाइज नहीं कर सकते, इन्हें इंडिविजुअली यहाँ पर इनिशलाइज नहीं कर सकते। चलिए स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं, हालांकि मैंने इसका पहले जिक्र किया है, और वो ये कि जब कभी भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्ट्रक्ट EMP, क्या लिखा स्ट्रक्ट EMP, और यहाँ पर हमने लिया इंटीजर ID, फ्लोट, एज एंड कैरेक्टर नेम। ठीक है, 6 या 7 जो भी लेना है ले लिया हमने। ठीक है, जब हम ऐसा लिखते हैं तो एग्जैक्टली होता ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है, मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, और मेमोरी ऑक्यूपाई करता है अकॉर्डिंग टू जो भी हम सॉफ्टवेयर या जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इंटीजर जो है वो मेमोरी टर्बो सी में लेता है 2 बाइट की, ठीक है, फ्लोट लेता है 4 बाइट का, और कैरेक्टर लेता है 1 बाइट का। यहाँ पे 6 कैरेक्टर हैं तो 6 बाइट का ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर के लिए 2 बाइट हो जाएगा, सपोज करिए 1000 से स्टार्ट हो रहा है तो 1002। ठीक है, फिर 4 बाइट ऑक्यूपाई हो जाएगा किसके लिए, फ्लोट के लिए, यानी 106 तक फ्लोट बाइट हो गया। फिर इसी तरह जो रिमेनिंग 6 होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा ये हो जाएगा किसके लिए 1012, किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरेक्टर के लिए। तो यानी इतना मेमोरी रिजर्व हो जाएगा नेम के लिए, इतना मेमोरी हो जाएगा एज के लिए, और इतनी मेमोरी हो जाएगी किसके लिए, आईडी के लिए। किसके लिए, आईडी के लिए। तो अगर आप पूछते हो कि भाई इनकी इंडिविजुअल मेमोरी क्या है, तो आप इसे साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर के केस में आपने इसको पढ़ रखा होगा। E.id अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 2 बाइट का मेमोरी बताएगा, अगर E.age फाइंड आउट करते हो तो 4 बाइट का बताएगा, अगर E.name फाइंड आउट करते हो तो 6 बाइट का इस केसेस में बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप साइज ऑफ सपोज करिए यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल कोई एक बना रखा है मैंने, जैसे ही यहाँ पे मेंशन किया है, साइज ऑफ ई निकालते हो यानी स्ट्रक्चर का साइज निकालते हो, तो स्ट्रक्चर इन तीनों को ऐड करके यानी टोटल 12 बाइट की मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है ना। तो स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली एक मेमोरी लेता है जो अपने मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखता है, और अगर हम स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर का मेमोरी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सभी मेंबर की मेमोरी को ऐड करके और हमें प्रोवाइड कर देता है कि हमने जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसमें कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ओके,
वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।